फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः, जिसका नाम है ऐसे एजुकेशन पॉइंट। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट पार्ट 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि यदि आप लोग चैनल पर यदि कोई नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, है ना। और प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरे सारे वीडियोस क्लास वाइज, कंटेंट वाइज, है ना, देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर आप वीडियोस को देखिए, और जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उस वीडियोस को मोर देन वन टाइम्स यदि आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एनी ऑफ द टॉपिक। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसके वित्तीय विवरण अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझा जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट्स आते हैं, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो टर्म्स होती है, सबसे पहले हमें उन्हें जानना चाहिए कि वो क्या होती है और उनको किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंपनी की बैलेंस शीट को लेते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में अपनी सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी होती है, हमें उससे समझना होगा कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है। इंटरनल लायबिलिटीज़ में जो है हमारा सबसे पहले आता है ऑनर्स फंड। अब ऑनर्स फंड क्या है, मेन चीज़ ये है, कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर में भी मेन ऑनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो रहेगी वो अपना ऑनर्स फंड रहेगी। और चूंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर है तो डेफिनेटली जो है प्रॉफिट पे भी इनका ही राइट होगा। तो कंपनी के जो रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, जो कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगा। और यदि कंपनी के जनरली बैलेंस शीट जो है कंपैरेटिव फॉर्मेट में होती है, यानी 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई होती है, तो हम जो करंट ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसमें से पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस माइनस करके जो है प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं। तो चूंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो है प्रॉफिट पे राइट होता है, उसके अलावा जो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स ये एंड सरप्लस है, तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये भी रिजर्व्स भी प्रॉफिट से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो रिजर्व्स भी जो है कंपनी के रिजर्व्स पे भी जो है कंपनी के ऑनर्स का ही राइट होता है। तो ये सब मिलके ऑनर्स वॉर्थ या फिर जो है ऑनर्स फंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इन यानी ऑनर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें इनका तीनों का टोटल लेना होगा। और इसमें से चूंकि हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं तो हमें जो है लॉसेस को माइनस भी करना होगा। यदि कंपनी के लॉसेस है जो कि कंपनी के असेट साइड में हमको सबसे आखिरी हेडिंग में मिलते हैं, तो हमें उन्हें भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नाम से अपने को मिलता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको माइनस करके जो हमारा बचेगा वो बचेगा ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड का जो है कंपनी के प्रॉफिट में सबसे आखिरी राइट होता है। सबसे पहले हम जो है कंपनी के, चूँकि रेशो अपने को समझना रहेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशो एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमको रेशो को समझने के लिए जो है सबसे पहले कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है हम उसे समझ लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं, तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, तो प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट अपन बोले, टोटल प्रॉफिट मतलब बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के जो कंपनी की जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनता है, तो
P&L अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो होते हैं टोटल प्रॉफिट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन में जो है हम अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बांटती है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट है इसमें सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा। जिस तरीके से किसी शादी में जो है या किसी कार्यक्रम में जो है पहले मेहमानों को खिलाया जाता है, उसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट्स से जो है सबसे पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट करना होगा। आउटसाइडर्स मतलब कंपनी ने जिनसे लोन लिया है, लोन या डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स का जो है इंटरेस्ट ऑफ लोन एंड डिबेंचर्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट से जो है हमें इंटरेस्ट एंड डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना रहेगा, मतलब ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले पेमेंट इनका होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। अब इसके बाद जो बचता है, अच्छा डायरेक्ट इनका पेमेंट होता है। अब इसके बाद जो बचेगा वो जो रहेगा ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल रहेगा तो सेकंड नंबर पे हम लोग पे करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी कंपनी का डिविडेंड होता है वो टैक्स पेड होता है। इसका मतलब जो है जो भी कंपनी का इसके बाद बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, तो उसमें से सबसे पहले हमें जो है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स का जो भी रेट है ये सेकंड प्रायोरिटी आती है। अब जो प्रॉफिट बचेगा इसमें से सबसे पहले पेमेंट होगा अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। नंबर 4 पे पेमेंट होगा। फिर आखिरी में जो बचेगा लास्ट या रिमेनिंग जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ये अवेलेबल है होल्डर्स के लिए, या ऐसा कहे कि ऑनर्स के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ देखते हैं, मतलब ये बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो है जो प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट होता है, उसमें से जो है डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होता है। उसके बाद जो है प्रॉफिट्स में से जो है फिर इनकम टैक्स का पेमेंट, जो प्रॉफिट बचता है उसके बेसिस पे इनकम टैक्स का पेमेंट होता है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट होता है। फिर लास्ट में यदि कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। तो ये सीक्वेंस रहती है। तो अब हम यहाँ पे अपने, ये तो हो गया अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि हम लोग जो है ये समझ लें कि ऑनर्स फंड किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है। वो हमने देख लिया है यहाँ। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस अपने लॉसेस मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो आपको कंपनी की बैलेंस शीट में मिलता है, बैलेंस शीट में असेट साइड में मिलता है। तो ये तो ऑनर्स फंड हो गया। अब इस ऑनर्स वॉर्थ या फिर नेट वॉर्थ भी बोलते हैं इसको। अब इस ऑनर्स फंड में या नेट वॉर्थ में यदि हम प्लस कर दें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यदि हम इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कर देंगे तो इसको प्लस करने के बाद जो आएगा वो आएगा अपना शेयर होल्डर्स फंड। मतलब देखिए, हम अब शेयर होल्डर्स फंड यदि आपको कैलकुलेट करना है तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी पड़ेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेनी पड़ेगी, और उन्हें रिजर्व्स, प्रॉफिट का बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करने पड़ेंगे, और लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा। या ऐसा कहे कि ऑनर्स फंड में केवल हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ दें तो शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। यदि आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया है और इससे हमें ऑनर्स फंड निकालना है तो उसमें से हमें केवल एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हमारा जो है ऑनर्स फंड आ जाएगा। इसके बाद अगली, अब शेयर होल्डर्स फंड है तो शेयर होल्डर्स फंड जो है
यदि इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे, अभी फार्मूले हम बाद में देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस में फार्मूले किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अगला जो है हम देखते हैं, ये ऑनर्स फंड हो गया। अब आते हैं अपन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल भी जिसको बोल सकते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये अपनी सेकंड चीज़ अपनी कैलकुलेट हो गई है यहाँ पे। अब थर्ड चीज़ कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी है, चाहे वो ऑनर ने खुद ने लगाई है या फिर ऑनर ने जो है कहीं से लोन लेके अरेंज करी है। तो अब अपन टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें केवल एक चीज़ और जोड़ना है, मतलब हमें लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स, मतलब यदि ये जो अमाउंट आया है इसमें एक चीज़ और प्लस कर देते हैं हम, लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स, तो हमारा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है कैपिटल बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो केवल आपकी खुद की कैपिटल से काम नहीं चलता, आपको साथ में लोन भी लेना पड़ता है। और यदि कंपनी है तो कंपनी अपने डिबेंचर भी इशू करती है, और डिबेंचर इशू करके भी जो है, डिबेंचर भी जो है कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन ही होते हैं, तो इस तरीके से अरेंज करती है। ठीक है, अब बात करें ये सब